होगा। अगर बाकी को नहीं है तो बाद में दूसरे कैंप अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय ना होने के कारण आज हम क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें क्या करना है, तो उसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा। आज हम क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें क्या करना है, और आज हम किस पोजीशन में हैं। आज हम उतने मजबूर नहीं हैं जितने 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर थे, जब उन्होंने कहा था कि ये गांधी हैं, वो तो उनको गांधी ही बोलते थे, मेरे तो करमचंद, हरिचंद करमचंद या तो मोहनलाल करमचंद। गांधी ने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर पुनर्पक्ष डाला है, क्योंकि हमारा समाज उस वक़्त बहुत मजबूर था। उस मजबूरी का फ़ायदा लेकर उन्होंने ये किया। तो आज हम लोग इतने मजबूर नहीं हैं, मजबूर तो अभी भी हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि वो इतना बड़ा हमारा नुकसान पहुंचा सके। आज मुझे ये लोग, जो लोग मुझे गाली देते हैं या मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरे बारे में बहुत बुरा ख्याल रखते हैं, लेकिन वो मेरे पास आते हैं अलायंस करने के लिए कि हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं, कोई पार्टी नहीं है जो हमारे पास ना आती हो। अटल बिहारी चल कर आए, जब उनको पता चला कि इनका ये कांग्रेस वालों से ये बातचीत हो गई है कांचीराम की, तो अटल बिहारी चल कर आए और 1.5 घंटा उन्होंने मुझसे कन्विंस करने की बात की, और उन्होंने कहा कि हम अपने एजेंडा में टॉप प्रायोरिटी में रखने को तैयार हैं ये परिवर्तन की बात, सामाजिक परिवर्तन। तो कांग्रेस वालों ने भी अपने एजेंडा में रखा। तो जनता दल और दूसरे लोग ये भी रखने को तैयार हैं, क्योंकि इनको ये मालूम है कि हम इनके बगैर भी, इनकी मदद के बगैर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है स्पीड कम हो, अगर हम इनकी मदद के बगैर आगे बढ़ सकते हैं तो फिर हमें इनके साथ क्यों मिलना है स्पीड बढ़ाने के लिए। क्योंकि मेरे सामने सवाल आता है, आप लोगों के सामने भी आ सकता है, लोगों के सामने आ सकता है कि अगर हम अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं तो फिर हम इनको क्यों बढ़ाना चाहते हैं। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जिस स्पीड से हमें आगे बढ़ना चाहिए उस स्पीड से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। पहले हमारे 3 MP थे, आज 11 हैं, और आने वाले समय में चुनाव होगा तो 15-20 हो जाएंगे। उसके बाद 1-2 चुनाव और आएंगे मेरे ज़िंदा रहते रहते, तो हम पता नहीं 50 तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि यह स्पीड से आगे बढ़ना ज़रूरी है, और मेरा लक्ष्य है कि आने वाला चुनाव जल्दी आए, और आने वाले चुनाव में बीएसपी के 100 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट हों। बीएसपी के 100 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट हो और चुनाव भी जल्दी आए। तो इसलिए हमें, जैसे अभी हमने अलायंस किया है, तो इस अलायंस का यही मकसद है कि जो चुनाव है वो फरवरी मार्च तक आ जाए,
क्योंकि अक्टूबर में इस साल हम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते, तो उसके बाद फरवरी में 4 महीने बाद पार्लियामेंट का चुनाव आ गया। पार्लियामेंट का चुनाव आए तो हम 100 से ज़्यादा उसमें जीते। तो ताकि हम 20वीं सदी के अंत से पहले बहुजन समाज को इस देश का रूलिंग समाज बना सकें। तो इसलिए हम सोचते हैं, तो उधर भी मेरे से प्रेस वालों ने पूछा, कांग्रेस वालों के सामने ही पूछा, सबके सामने, कि भाई आप कांग्रेस को इतना बुरा भला कहते थे, तो अभी उनसे अलायंस किया है। मैंने उनसे बोला कि हम ऐसा ही करते जाएंगे टिल द रूलिंग समाज बिकम्स द टिल द बहुजन समाज बिकम द रूलिंग समाज। जब तक बहुजन समाज रूलिंग समाज ना बन जाए, इस देश का हुक्मरान समाज ना बन जाए, तो हमें ऐसा करते रहना होगा। जो हमें सूट करेगा, बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए फ़ायदे का होगा, वैसा काम हम करते रहेंगे। तो इसलिए इसमें तो ये बातें हमारा जो कैडर, हमारे जो कारोबार को चलाने वाले लोग हैं डिफरेंट लेवल के ऊपर, तो उन सबको ये समझ लेनी चाहिए बात। उनको ये बातें एडवांस में समझ लेनी चाहिए, ताकि जो भी हम स्टेप लेते हैं, वो स्टेप लेते वक्त हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ना पड़े। वो स्टेप लेते वक्त हमें, क्योंकि आज एक तो हमने अपने पैरों पर खड़ा होकर इतना साबित कर दिया है कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है स्पीड उसमें कम हो, लेकिन आगे बढ़ सकते हैं। और स्पीड बढ़ाने के लिए हम किसी से हाथ भी मिला सकते हैं। आज एक से मिला सकते हैं, कल दूसरे से मिला सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों ने बीजेपी से समर्थन लेकर सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, लेकिन सच तो ये है कि कांग्रेस हमारे पास सबसे पहले आई, फिर जनता दल, फिर सीपीआई, फिर बाद में बीजेपी। इन चारों पार्टियों ने आकर मुझसे अपील की कि आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदलें और गुंडागर्दी से पीछा छुड़ाएं। तो अब चारों पार्टियों का रिटर्न में हमें समर्थन है। इन लोगों ने लिखकर 282 एमएलए ने लिखकर गवर्नर को दिया कि हम मायावती को मुख्यमंत्री चाहते हैं, तो तब उसको बनाना पड़ा। और तो इन लोगों ने फिर उसको असेंबली में टेस्ट किया गया, तब वो मेजॉरिटी वोट से पास हुआ होगा। तो इस तरह से, लेकिन हमने बीजेपी से, चलो ठीक है, बाकी को छोड़ो, बीजेपी से ही समर्थन लिया, लेकिन उससे बीजेपी को क्या फ़ायदा हुआ और बीएसपी को क्या नुकसान हुआ, वो देखने वाली बात है। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में आज हमारा वोट जो 11% से बढ़कर 21% हुआ है, 11% से बढ़कर 21% जो वोट हुआ है, उसमें 4-5% वोट हमारा बीजेपी से आया है। जो मोस्ट बैकवर्ड का वोट जो राम के नाम पर बीजेपी में चला गया था, वो काम के नाम पर वो बीएसपी में, भागीदारी के नाम पर वो बीएसपी में आया है।
तो हम लोगों ने, लेकिन जब जनता दल से बीजेपी का समझौता हुआ तो जनता दल को बीजेपी खा गई थी। जनता दल को बीजेपी खा गई थी, लेकिन बीएसपी को बीजेपी नहीं खा पाई। अभी इसी तरह से हम कांग्रेस के साथ ये समझौता कर रहे हैं। अब इसमें भी हमें सावधान रहना होगा कि इससे हमारे समाज का अगर हौसला बढ़ाना है तो ये उसको दिखाना होगा करके कि इससे जो लाभ है वो बहुजन समाज को है। जो धीमी स्पीड से बढ़ रहा है वो बड़ा तेजी से आगे बढ़ता नजर आया। और उसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपके सामने वो सवाल खड़े हों कोई जो पूछें इसे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है, मुझे ये मालूम है, हो सकता मैं गलत सोच रहा हूँ। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि आप गलत सोच रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारा वोट बीएसपी को हम ट्रांसफ़र करा देंगे, लेकिन मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि कांग्रेस का वोट हमारे लिए ज़ीरो है, ये मान के चलना चाहिए। हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि कांग्रेस का वोट हमारे लिए ज़ीरो है। लेकिन हमें अपना वोट कांग्रेस को पूरा डलवा देना चाहिए। किस लिए? कि बीजेपी आज कांग्रेस को खाकर हजम कर चुकी है उत्तर प्रदेश में। उसके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है। बीएसपी के रास्ते में दो रोड़े हैं, एक एसपी और दूसरी जनता दल। एसपी और जनता दल ये हमारे वोट को काटती है, ये हमारे रास्ते के रोड़े हैं। बीजेपी के रास्ते का रोड़ा पहले कांग्रेस हुआ करती थी, कुछ एक दो चुनाव में रही है, लेकिन जब वो 8% पे आ गई है तो वो बीजेपी के रास्ते में एक रोड़ी है, रोड़ा नहीं, छोटी सी मामूली सी रोड़ी है। तो बीजेपी को हमें, बीजेपी के रास्ते का रोड़ा हमें कांग्रेस को बनाना है। ये हमारा सबसे बड़ा फायदा होगा। आज अगर कांग्रेस के पास, कांग्रेस के 20 एमएलए की शक्ति है और 8% वोट है, तो बीजेपी के रास्ते में एक मामूली सी रोड़ी है। लेकिन अगर कांग्रेस के पास, कांग्रेस के हम 70, 80 या 90 या 100 तक एमएलए जिता दें, 70 और 100 के बीच में, तो जो अपर कास्ट वोट है उसके लिए कांग्रेस एक अट्रैक्शन बन जाएगी, जैसे पहले हुआ करती थी। कांग्रेस जैसे पहले अट्रैक्शन हुआ करती थी, तो वैसे ये एक अट्रैक्शन बन जाएगी। और अगर कांग्रेस का वोट 8% से बढ़कर 14-15% हो जाता है और उसके एमएलए 20 से बढ़कर
80, 90 या 100 हो सकते हैं, तो कांग्रेस अपर कास्ट वोट के लिए एक अट्रैक्शन बन जाए। तो अपर कास्ट का वोट कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है, जो आज बीजेपी की तरफ टोटल जाता है। अभी आप मध्य प्रदेश में जैसे रीवा के ही एग्जाम्पल ले लें। रीवा के पहले चुनाव में जब ये भीम सिंह उधर से जीते थे, तो उस वक़्त का मुझे ज़्यादा ज्ञान है कि उस वक़्त कांग्रेस का वोट, अपर कास्ट का वोट तो 3-4 पार्टियों में बढ़ गया सबसे ज़्यादा, लेकिन उस वक्त शायद कांग्रेस को मिला था। इस वक्त मेरा ख्याल बीजेपी को ज़्यादा मिला, सबसे ज़्यादा हैं पहले पर आपके ज़माने में, दूसरे पे कम, पहले पे आप थे। आप पहले पर इसलिए आए कि पहले पर इनको छोड़कर पहले पे कांग्रेस, दूसरे पे बीजेपी, तीसरे पे फिर मेरा ख्याल वो जनता दल वगैरह होती। लेकिन अब हमारा कैंडिडेट पहले पर इसलिए आया कि अभी भी अपर कास्ट का वोट बटा है, पहले भी बटा था, अभी भी बटा है। अभी मेरे ख्याल पहले पे जनता बीजेपी आ गई है, बीजेपी आ गई भी पहले पे। नहीं, आप पहले पे नहीं, मतलब आपके अलावा, बीएसपी के अलावा पहले पर, दूसरे नंबर पर, आपके दूसरे नंबर पर कौन पार्टी है? बीजेपी। कितना वोट पड़ा है? 1,45,000। आपको कितना पड़ा है? 58,000। 1,58,000 और उनका 1,45,000। कांग्रेस का 1,07,000 1,07,000 है। 700 1,07,000। अब अगर कांग्रेस इसी तरह से गिरती गई तो आपकी जगह बीजेपी आ जाएगी, बीएसपी की जगह। मध्य प्रदेश में भी बीएसपी की जगह बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि आप में और बीजेपी में थोड़ा ही फर्क है। लेकिन कांग्रेस तो काफ़ी पीछे चली गई है, कांग्रेस तो काफ़ी पीछे चली गई है। और कांग्रेस पीछे क्यों गई है? क्योंकि उसके साथ लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, उसमें कांग्रेस बहुत पीछे जा रही है। और इसी तरह से वो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जो है वो पीछे जा रही है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश से जो एरिया लगा है, चाहे वो बिहार का लगा है, मध्य प्रदेश का लगा है, तो कांग्रेस काफ़ी पीछे चली गई। तो इसलिए क्या, तो इस तरह से तो हम तो ये तो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस जीते उधर, लेकिन इतने वोट से अगर और नीचे चली जाए कांग्रेस, तो बीजेपी बीएसपी को हरा सकती है। तो इस तरह से अगर कांग्रेस और बढ़ जाए, ऐसे भी 1,07,000 पड़ा है, 1,07,000 की बजाय अगर वो 1.25 लाख तक भी चले जाए तो भी अच्छा ही। अगर 1.25 लाख तक जाती है तो बीजेपी थोड़ी सी और कम नीचे आ जाती है। तो इस तरह से अब, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस बहुत पीछे आ गई ना। उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं पार्लियामेंट की जिसमें कांग्रेस को 2,000, 3,000, 4,000 ऐसा वोट पड़ा पार्लियामेंट के लिए। तो असेंबली के लिए तो सैकड़ों में है। तो बीजेपी का सबसे ज़्यादा और कांग्रेस का सबसे कम।
तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि कांग्रेस को हम अगर इम्प्रूव कर दें, उधर कांग्रेस को अगर हम इम्प्रूव कर दें तो उससे बीजेपी को ही खतरा है, बीएसपी को कोई खतरा नहीं, अगर हम सावधानी से चलें। कुछ लोगों का कहना है कि शेड्यूल कास्ट का वोट फिर से कांग्रेस में जा सकता है। ऐसा हमें नहीं होने देना है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट का वोट हमने कांग्रेस से तोड़ा है वो लोगों को जानकार बनाकर तोड़ा है, लोगों को जानकारी देकर तोड़ा है। और क्या जानकारी दी है कि भाई कांग्रेस के लोग आपको पोस्ट दे सकते हैं, पावर नहीं दे सकते। अगर हमें आपको पावर देनी है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाना होगा। तो मेरा ख्याल है कि उस हालत में जब शेड्यूल कास्ट के लोगों को अच्छी जानकारी है और अभी भी उनको मालूम है कि कांग्रेस को हमने कितनी सीटें दी हैं और कांग्रेस के लिए हमने क्या शर्तें रखी हैं, और सबसे बड़ी शर्त है कि बहुजन समाज पार्टी की जनरल सेक्रेटरी मायावती वो मुख्यमंत्री होगी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी। सिर्फ बीएसपी का मुख्यमंत्री होगा यही नहीं, बल्कि उनको नाम भी बता दिया कि भाई ये आपको मंजूर है तो हमारे साथ करो। क्योंकि बाद में क्या हो सकता है कि बोले कि मायावती ने गांधी जी को गाली दी थी, ये किया था। भाई यही है हमारे पास, चाहे गाली समझ लो चाहे अच्छा समझो बुरा समझो, तो इसको मुख्यमंत्री बनाना अगर मंजूर है तो फिर हमसे बात करो। क्योंकि मायावती ने थोड़ा वो, मैं तो इतना तीखा नहीं बोला है, उसने ज़्यादा तीखा बोला। गांधी जी के बारे में जो बोला है ना, उसने थोड़ा तीखा बोला। तो बाद में मैंने उनको संभाला, मैंने उनको बोला कि ये किताब रखा करो हाथ में, जब कोई पूछे बोले मैंने यही बोला है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला, ये लिखा किताब में, जो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है वही मैंने बोला और कुछ नहीं बोला। तो अभी लेकिन फिर भी उसके बारे में इन्होंने प्रचार तो बहुत किया ना, कांग्रेस वालों ने ही पहले बहुत प्रचार किया था कि भाई मायावती जो है वो गांधी जी के बारे में ऐसा बोलती है। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि भाई आपको अगर मायावती मंजूर है, हमारी तरफ से बीएसपी की सरकार बनेगी, बीएसपी 300 सीटें लड़ेगी, बीएसपी की अपनी सरकार बनेगी और मायावती मुख्यमंत्री होगी। तो अगर मंजूर है तो आप हमसे बात करें, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को थोड़ा मजबूत बनाना ये हमारे मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस को मजबूत बनाना, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में और जनता दल को जहाँ जहाँ भी वो है उसको कमज़ोर बनाना, ये हमारे हित में है। क्योंकि कांग्रेस अगर वोट काटती है तो बीजेपी कमज़ोर होती है, समाजवादी और जनता दल वोट काटती है तो बीएसपी कमज़ोर होती है। समाजवादी उत्तर प्रदेश में, जनता दल जिस प्रदेश में भी है वो बीएसपी के रास्ते का रोड़ा है। और बीजेपी के रास्ते का रोड़ा कांग्रेस है आज।
जहाँ जहाँ बीजेपी बढ़ी है, जहाँ जहाँ बीजेपी बढ़ी है वहाँ, और कई जगह तो जहाँ कांग्रेस आगे है वहाँ बीजेपी उनके रास्ते पर होगा। तो इस तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको सबसे पहले तो यही बताना चाहा कि बहुजन समाज आज इस देश में निर्भर समाज है। हमें अपनी निर्भरता का अंत करना है। दूसरों के ऊपर हमें निर्भर ना रहकर बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करना, अपने पैरों पर खड़ा करके उनको आगे बढ़ाना है। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही है कि इस काम में तेज़ी लाने के लिए, हमें कुछ इसमें दूसरों के साथ मिलकर चलना होगा। मकसद यही है कि हम ऐसा ना हो कि दूसरों के ऊपर फिर से निर्भर हो जाएं। इससे तो हमें सावधान रहना है। लेकिन अगर हम इसमें तेज़ी ला सकते हैं तो वो काम हम कर सकते हैं। सावधान रहते हुए, और तेज़ी लाने की भी काफ़ी सख्त ज़रूरत है। मेरा जो अनुमान है कि अगर हम, जैसे अभी ये तो 3-4 महीने में पता चल जाएगा, अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार बना पाती है तो उसके 4 महीने बाद फरवरी या मार्च में जो पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो उसमें बीएसपी 100 से ज़्यादा सीटें देश भर में जीत सकती है, जिसमें से आधी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होगी। तो पहली बात मैंने आपसे बताई है कि हमें निर्भरता दूर करनी है, अपने बलबूते पर, अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी शक्ति बना के अपनी मूवमेंट को बढ़ाना, आगे बढ़ाना है। दूसरा ये कहा है कि हमें तेज़ी से आगे बढ़ना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि जो आपसे कम लेवल के वर्कर हैं आपके एरिया में, वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर वो ना भी पूछे तो भी आपकी जिम्मेवारी है उनको बताने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। तो इसलिए तो मैं जो पहले जो कैडर कैंप आपने अटेंड किए हैं तो उनका ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पास समय कम है, दूसरा ये उनको दोहराने में अगर वो समय लग जाए तो फिर वो आगे की बात, आज की बात और आगे की बात मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक एडवांस किस्म का कैंप है, तो जिसमें हम लोग आज के बारे में, क्योंकि पहले कैंप में हम ज़्यादातर वो बातें बताते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने की है, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। जो काम हमारे बुज़ुर्गों ने किया है उस काम को जानना, और जब उसके बाद हमें लिंक बनाए रखना है तो वो बहुत ज़रूरी है। वो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को उसकी पहले कैंपों के माध्यम से आपको काफ़ी जानकारी होगी। अगर नहीं होगी तो आप लोगों ने जानकारी करना है, क्योंकि बाद में भी वो कैंप लगते रहेंगे। तो आज के माहौल के बारे में और आज के बाद के बारे में जानकारी देना मैं आप लोगों को चाहता हूँ।
तो इसलिए आज का जो मेन टॉपिक है वो निर्भरता का है, डिपेंडेंस का है, कि बहुजन समाज डिपेंडेंट समाज है, निर्भर समाज है। तो ज़िंदगी के हर पहलू में ये निर्भर है, डिपेंडेंट है, और वो सारी बात को समझकर हमें उस निर्भरता से मुक्ति हासिल करनी है। इस समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने की शक्ति पैदा करनी। बहुत हद तक कर चुके हैं, लेकिन अभी आगे बढ़ना है तो तेज़ी से आगे बढ़ना है। और इसके साथ साथ जो मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं, क्योंकि पहले जो हम दूसरे कैंप लगाते हैं उसमें हम एग्जाम्पल वही देते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किया है उस काम में से संबंधित ही हम एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन आज जो है, आज के जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो भी बदले हुए हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के चले जाने के बाद 1956 में वो चले गए, 15 साल बाद 1971 में कांग्रेस के साथ रिपब्लिकन पार्टी ने समझौता किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस पार्टी को बनाया उसके साथ समझौता किया। उसके साथ कुछ लोग हमें गुमराह करने के लिए, बीजेपी वाले, जनता दल वाले और लोग हमें गुमराह करने के लिए ये कह सकते हैं कि उस वक़्त रिपब्लिकन पार्टी ने समझौता किया था और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। मैं भी कहता रहा हूँ, दूसरे लोग कम कहते रहे हैं, मैं ज़्यादा कहता रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो समझौता कैसा था कि 521 सीटों का बंटवारा हुआ, जिसमें से 520 कांग्रेस को मिली और 1 रिपब्लिकन पार्टी को मिली। लेकिन ये जो हमारा समझौता है इसमें 425 सीटें हैं, तो 425 में से 300 बीएसपी लड़ेगी और 125 कांग्रेस लड़ेगी। तो 125 भी मुझे क्यों देनी पड़ी है? क्योंकि लोगों ने ऐसे कार्टून बनाने शुरू कर दिया, ऐसा लिखना शुरू कर दिया कि कांग्रेस जो 106 साल पुरानी पार्टी है तो वो क्या कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के साथ उसकी एक पूंछ बनी, इस जगह हाथी बना के उसकी पूंछ बना दिया, इस जगह सूंड के ऊपर बैठा दिया और ये सामने, इस जगह हाथी के पैर के नीचे डाल दिया कांग्रेस को। तो ऐसा करके तो, और फिर एडिटोरियल, जितने दिल्ली से पेपर निकलते हैं बड़े बड़े, सब में एडिटोरियल लिखने लगे कि ये कांग्रेस को क्या हो गया और क्या करने जा रही है। अब उससे, और वो कुछ देर पहले मेरे ख्याल एडिटोरियल आया था, वो लालू यादव मुलायम सिंह को लेकर खड़ा हो गया, मुलायम सिंह पीछे को जा रहा है से, वो उसको सीधा कर रहा है, वो बोल रहा है कि देखो भाई, तेरी इस उम्र में तेरी कमर जो है ज़्यादा सख्त है, देखो नरसिंह राव कैसे पड़ा है फिर मायावती के पैरों में। तो मायावती को कुर्सी पे बैठाया हुआ है और नरसिंह राव को ऐसा उसके सामने डाला, देखो इसकी कमर कैसे लचक रही है और तेरी कमर कैसे जा रही थी हैं। तो भी अगर इसके पैरों में गिर जाए, या मतलब टेढ़ा ही हो जाए, आगे को हो जाए तो मार जाए, तो वह इस किस्म के कार्टून और ये लिखने के बाद तो फिर मुझे अपनी कमर लचकानी पड़ गई। नहीं तो मैं सोचता था, मैं उनसे 73 से शुरू किया था कि हम आपको 73 सीटें देंगे। अब वो 70, फिर मैंने सोचा कि 73, अभी पहले ही ये इतने ऐसे कार्टून निकलते, 73 में क्या होगा। फिर मैंने अपने आप ही 100 कर दिया। तो 100 के बाद जब ये लोग लिखते रहे तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल से 125 करना पड़ा। और 125 भी जब मैंने बोला उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो लोग बड़े चौकन्ने हो गए
तो वो नरसिम्हा राव को बोलना पड़ा कि वो सीट सारे मटीरियल 1 सीट हियर 1 सीट है, 1 सीट इधर 1 सीट उधर, ऐसा करें। लेकिन 125 और 130 के बीच में हमारा समझौता हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो 1 सीट इधर उधर करना पड़ा, कर देंगे। तो उससे क्या है कि हमें मतलब ये सोच के कि हमें मतलब इस हालत में आकर सब लोग मुझसे पूछते हैं भी कांग्रेस से समझौता क्यों करते हैं। मैं बोला जब कांग्रेस मजबूत थी तो हमें सूट नहीं करती थी, लेकिन कांग्रेस मजबूर हमें अच्छी लगती थी। मजबूर कांग्रेस जो है वो हमारे फ़ायदे की है। जब मजबूत थी तो हम इसको हिट करते थे, लेकिन जब ये मजबूर हो गई है तो अब हम इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो बढ़ावा उतना ही देना चाहते हैं। मुझे ये कांग्रेस वालों को ये लगता है, कांग्रेस के जो ऊपर के नेता हैं, कि वो बीएसपी के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बना लेंगे। उनको ऐसा लगता है कि उनका भी ऐसा नज़रिया है कि पता नहीं कितना होगा, लेकिन जो कहते हैं मुझसे कि हम 200 तक सीटें जीत जाएंगे, और अगर 100 बीएसपी क्रॉस कर जाती है तो मिलकर सरकार बन सकती है। तो 15-20 पार्टियां मिलकर बनाने की बजाय अगर 2 पार्टियां मिलकर बना लें तो वो ज़्यादा स्टेबल रह सकती है। तो इसी तरह से वो उत्तर प्रदेश के बाद, हालांकि उन्होंने मध्य प्रदेश की बात कही है, आपके जो मुख्यमंत्री है वो मुझसे कई बार मिले हैं, लेकिन और भी कांग्रेस वाले कहते हैं, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात कही है। लेकिन जैसा हमें सूट करेगा उसके हिसाब से जो हमारे हित की बात होगी वही की जाएगी, वही करनी चाहिए। और दूसरा मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हमें, जब मेरा जो ऐसा नज़रिया है कि जब बहुजन समाज अपने पैरों पर अपनी निर्भरता दूर करके अपने पैरों पर खड़ा होता है तो पॉलिटिकल लाइफ में इंस्टेबिलिटी आती है। उत्तर प्रदेश में हम उठकर खड़े हुए तो आपने देखा होगा कि 89 में चुनाव हुआ, 89 तक हम तैयार हो गए। 89 में चुनाव हुआ, 91 में हुआ, 93 में हुआ, 96 में बिगनिंग में हुआ, 96 के एंड में होने वाला अभी, और 97 में शुरू में हो जाएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि 96 के एंड तक तो ये जो तय हो चुका हुआ है, क्योंकि 17 अक्टूबर से पहले चुनाव हो जाना चाहिए यूपी में। तो 89, 91, 93, 96, 96, 97, तो 89 से लेकर 97 के बिगनिंग तक तो 6-7 बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, या 6 बार तो अभी हो जाएगा जो अभी अक्टूबर में। तो हमें इसका मतलब क्या है कि हमें आगे बढ़ने के लिए जल्दी मौका मिलता है। हमें आगे बढ़ने के लिए जल्दी मौका मिलता है, और हम आगे बढ़ते रहे, बढ़ते बढ़ते इधर तक पहुंच गए हैं। तो इसी तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूं कि अगर हम, जो हमारा कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग है, उसका एक मकसद ये भी है कि जो पार्लियामेंट का चुनाव है वो फरवरी में हो जाना चाहिए। फरवरी 97 में हो जाना चाहिए। हमारे साथी घबरा रहे हैं, ये आपको घबराने के लिए नहीं होगा,
आपको तो दोबारा चुन कर आना है? क्यों भाई, हमारे एमपी कुछ घबरा रहे हैं कि दोबारा पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। अगर 6-7 महीने भी अच्छा काम नहीं किया तो नहीं आएंगे। और मैं आपको पहले चुकाने कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, आप लोगों को हटाना नहीं है। हमारा मकसद है कि हमें 11 अच्छे नहीं लगते हैं, तो 111 होने चाहिए, 111 होने चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी चुनाव होना चाहिए। तो ये भी तभी हो सकता है कि अगर हम कांग्रेस का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि अगर ऐसे ही माहौल में दोबारा चुनाव हो जाता है तो कांग्रेस के जो 142 चुनकर आए हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। आज का ही माहौल अगर रहता है तो जो बीजेपी के 160 है वो उससे बढ़ा सकती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर हम जीत जाते हैं, हमारी सरकार बन जाती है, तो बीजेपी को जो आज 52 सीटें मिली हैं, 96 में जो बीजेपी को 52 सीटें मिली हैं पार्लियामेंट की, तो वो उससे बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि 52 या उससे ज़्यादा तो बीएसपी को मिलनी चाहिए। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा सीटें बीएसपी को मिलनी चाहिए। अगर बीएसपी को 50 से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो बीजेपी को अपने आप कम हो जाती है। तो इस तरह से हम जल्दी चुनाव करा के अपने आप को जल्दी बढ़ा सकें, ये भी हमारा एक लक्ष्य है उसमें। और ये तभी हो सकता है जब बीएसपी का अपर हैंड हो। कितने बजे तक चलना है? 1 बजे तक, 1:30 बजे तक। 1 बजे तक। हैं? क्या 1:30 बताया था किसको? अच्छा, ठीक है। और चलो आधे घंटे के लिए मैं हैं आ जाता है इतने में, लेकिन एक टॉपिक में और इसमें ले लेता हूँ, चाहे आधा घंटा लगे या पौना घंटा उसमें में। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी निर्भरता से ही संबंधित है। हैं? तो वो है कि हम अपने वोट के बचाव के लिए, ये जो यूपी में चुनाव हुआ है, बाकी जगह भी आपने फेस किया होगा, कि हमारा वोट डल सके, हमारा वोट बराबर गिना जा सके, हमारे वोट की रक्षा के लिए हम निर्भर हैं ज़्यादातर इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलता जाता है कि फेयर एंड फ्री चुनाव होगा, और हम सोचते हैं कि भाई अच्छा है, अगर फेयर एंड फ्री चुनाव हो जाए तो अच्छा है, लेकिन फेयर एंड फ्री चुनाव होता नहीं है। आज भी बहुजन समाज के बहुत सा अंग है, बड़ा अंग है, जिसका वोट बिकता है, पैसे में बिकता है, किसी भी ढंग से बिकता हो, और अफसरशाही का सहारा लेकर चोरी होता है।
और गुंडागर्दी का सहारा लेकर लूटा जाता है। बहुजन समाज के में जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के हैं, ट्राइब के हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा लेकर हमारा वोट बिकता है, चोरी होता है, लुटता है। हम इसकी सुरक्षा के लिए निर्भर हैं। आज तक हम निर्भर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर या सरकार के ऊपर। हमारा ऐसा ख्याल है कि हमें इस निर्भरता से मुक्ति हासिल करना बहुत ज़रूरी है और जल्दी हासिल करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में से ये तजर्बा करना शुरू किया कि हम इस निर्भरता का अंत करेंगे, अपने ऊपर निर्भर रहेंगे इस वोट को बचाने के लिए, अपने वोट की रक्षा करने के लिए। तो हम लोगों ने बहुजन समाज सुरक्षा दल बनाना शुरू किया। बीएसपी का सुरक्षा दल हमने बनाना शुरू किया है और अक्टूबर में चुनाव से पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में, आने वाले 3 महीने में हमें 10 लाख लोग तैयार करने हैं। 10 लाख लोगों को हमें तैयार करना है जो अपना वोट बनवा सकें, क्योंकि चुनाव से पहले ही हमारा इस बार का तजुर्बा है कि जब ये लोगों को पता चल गया कि शेड्यूल कास्ट का वोट सारे का सारा ये बीएसपी को जाएगा, तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर वोट ही काट दिया। बस्तियों की बस्तियां जो है वो उसमें उनका वोट नहीं निकला उत्तर प्रदेश में। बाकी अपने प्रदेश में आपको थोड़ा ज्ञान होगा, बाकी जगह कम होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बड़े पैमाने पर हुआ। तो दूसरा ये कि जो वोट उनका था वो वोट, जो भी शेड्यूल कास्ट का वोट उत्तर प्रदेश में डला है वो बीएसपी के अलावा किसी को नहीं डला। ये सब पार्टियां चिल्लाती हैं, सब लोग कहते हैं, हमारे कैंडिडेट भी कहते हैं, दूसरी पार्टियों को भी कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट का वोट जो भी डला है वो 100% बीएसपी को डला है। लेकिन जब हम उस वोट का एनालिसिस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शेड्यूल कास्ट का वोट 50 और 60% के बीच में डला है। ये बात सही है कि जो भी डला है वो बीएसपी को ही डला है, किसी दूसरी पार्टी को नहीं गया है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तो कुछ एरिया है जिधर ऐसा हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर तो वो बटा है। जैसे आप रीवा से चलकर आप बिलासपुर की तरफ बढ़े तो रीवा में तो मेरा ख्याल है कि शेड्यूल कास्ट का वोट अगर पूरे का पूरा नहीं तो 90% बीएसपी को पड़ा होगा। लेकिन बिलासपुर में हम ऐसा नहीं कह सकते। बिलासपुर है, इधर दूसरा कोना बिलासपुर का है, इधर से आप सीधा जाएंगे
और बिलासपुर से भी आगे ये जानकी देवी खड़ी थी ना, कौन सा सीट है वो, महासमुंद। तो महासमुंद में तो मेरा ख्याल शेड्यूल कास्ट का वोट 90% कांग्रेस को पड़ा होगा, हैं? होगा ना ऐसा, लगभग ऐसा ख्याल है आपका? ऐसा मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा अभी तक ये तो, हैं? ट्राइब का वोट नहीं पड़ा आपको, कास्ट ट्राइब का दौरा पड़ा, तो बाकी वोट जो है तो, लेकिन अगर इनको जैसे यूपी में पड़ा है, जैसे शेड्यूल कास्ट का वोट 90% इनको पड़ जाता है, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो 50,000 वोट उनका ही हो जाता। ट्राइब का कुछ पड़ जाता तो 1 लाख से ऊपर पड़ सकता था, मतलब उतना ज़्यादा नहीं पड़ा है, लेकिन बड़ा है पहले के मुकाबले में, उसका असर तो पड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम इस लेवल पर पहुंच गए हैं हर कोने में कि जो भी शेड्यूल कास्ट का वोट पड़ता है वो बीएसपी को ही पड़ता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट का वोट 50 और 60% के बीच में पड़ा है। तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो हमारे नोटिस में आया है कि लोगों में हम इतना उत्साह पैदा नहीं कर पाए कि लोग ये सोचें कि हमारा एक एक वोट पड़ना चाहिए। हमारे ऊपर निर्भर है, बीएसपी का जीतना या हारना हमारे ऊपर निर्भर है। जैसे जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो अंग्रेज़ लोग अपने अपने टेबल पर लिख के रखते थे कि इस लड़ाई को जीतना या हारना इट डिपेंड्स ऑन मी, ये मेरे ऊपर निर्भर है। अगर मुझे ये लड़ाई जीतनी है तो मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। डू और डाई स्पिरिट के साथ उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्होंने टेबल्स टर्न किए। लेकिन शेड्यूल कास्ट में उत्तर प्रदेश में भी अभी तक इतनी अर्ज पैदा नहीं हुई है कि जितनी अंग्रेज़ों में थी कि हमारे ऊपर निर्भर है, इसलिए मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। मतलब उनकी चाहत जो है इतनी नहीं थी। ये ज़रूर हो गई थी कि हमारी पार्टी बीएसपी हमें दूसरे को वोट नहीं देना। तो उस हिसाब से अगर शेड्यूल ऐसी अर्ज मैंने इटावा में पैदा की थी, इटावा में ये अर्ज पैदा करके शेड्यूल कास्ट का वोट 90% डलवाया था और उसी से मैं जीत गया था। थोड़ा सा मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का वोट हो गया, लेकिन जीतने के लिए मुझे शेड्यूल कास्ट का वोट ही उधर काफ़ी नज़र आया, अगर वो 90% बन जाता है। तो इसलिए हमने ऐसा सोचा है कि अभी उस वोट को हमें डलवाना है। एक तो हमारा वोट बिकना नहीं चाहिए, दूसरा वो चोरी नहीं होना चाहिए, लूटना नहीं चाहिए। और हमने इसमें देखा है कि बहुत सा वोट हमारा लूटा गया है, गुंडागर्दी के कारण लूटा गया। तो लूटा जाने का क्या कारण है उसको भी हमने स्टडी किया है, उसका भी रास्ता ढूंढा। तो इसलिए हमने ये रास्ता निकाला है कि ये वोट, हमारे वोट की रक्षा कोई दूसरा नहीं करेगा, ये हमें करनी है। इसलिए हम लोगों ने सुरक्षा दल बनाया है और वो रक्षा हम उसकी वोट की कैसे कर पाएंगे, वोट बनवाने से लेकर वोट डलवाने तक और वोट गिनवाने तक तो हमें प्रबंध करना है।
तो इसलिए अब वो काम भी मैंने मेरे ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ है, लेकिन और बोझ मैंने ले लिया है कि ये तो काम करवाना ही है पहले। तो उसका जो ओवरऑल चार्ज है वो मेरे हाथ पे होगा। अगर उत्तर प्रदेश में ऊपर मैं हूँगा, उसका जो भी उसका नाम रखे, तो वो उसके नीचे 14 कमिश्नरी है। आपके यहाँ 15 है शायद, मध्य प्रदेश में 12 है, 12 कमिश्नरी है। उत्तर प्रदेश में 14 कमिश्नरी है, तो 14 मेरे नीचे इंचार्ज होंगे कमिश्नरी के। और 85 सीटें हैं पार्लियामेंट की, तो 85 और इंचार्ज होंगे, एक सीट का एक इंचार्ज। और एक सीट के नीचे 5 MLA हैं, 425 हो जाते हैं, तो 425 और इंचार्ज होंगे। ये जुलाई के महीने के अंत तक ये सारा काम हो जाना चाहिए। मतलब ऊपर मैं, उसके नीचे 14 कमिश्नरी के, 14 और 15 हो गए, और 85 पार्लियामेंट की सीटें 100 हो गए, और 425 असम्बली की सीटें, तो 525 लोग ऐसे इंचार्ज होंगे डिफरेंट लेवल के ऊपर। और हर असम्बली की सीट पर उत्तर प्रदेश में तो 60 और 70 के बीच में पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग बूथ तो 250 के लगभग है, 200-250। आपके यहाँ कम होते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 250-250 हैं। और उसमें से हो गया भाई, अच्छा, तो उसमें तो 250 के लगभग पोलिंग बूथ है, लेकिन पोलिंग स्टेशन जो है वो 60 और 70 के बीच में है। तो हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर लगभग 500 आदमी, 500 वोटर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक या 6 बजे तक बैठे रहने चाहिए। हाथ में डंडा और झंडा लेकर 500 के लगभग आदमी सुबह 7 बजे से लेकर वो बैठे रहने चाहिए। लोग उसमें से आते रहें जाते रहें, वोट डालते रहें। 40-50 आदमी लाइन में लगे रहें वोट डालने के लिए, और 500 के लगभग आदमी बाहर बैठे रहें। तो मैं समझता हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वोट को वो खरीदने का तो वो मौका नहीं होता है, खरीदने का बचाव तो पहले करना होगा। लेकिन जो उसमें वोट को डालने का, एक तो उनमें उत्साह रहेगा कि हमें एक वोट डालना है, और दूसरा ये है कि अगर कोई लूटने की कोशिश करेगा तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो इतनी बड़ी तैयारी को देखकर तो इस तरह से टोटल ये 10 लाख, उस दिन पोलिंग के दिन 10 लाख लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा पोलिंग के दिन। जैसे हम दूसरे नारे बनाते हैं तो वैसे ही वो भी नारा बनाया जाएगा। पहले मैं उनको बोला, अभी से वो शुरू कर देना चाहिए। तो जो चुनाव का दिन है वो हमें बीएसपी के नाम लगाना चाहिए। उस दिन बीएसपी का ही दिन होगा, हम और कुछ काम नहीं करेंगे। बीएसपी के नाम, बीएसपी के नाम चुनाव का दिन जो है, हम वो उस वक्त डेट अनाउंस हो जाएगी, तो वो डेट बोलने लग जाएंगे लोग। जिस दिन से डेट अनाउंस हो जाएगी उस दिन से बच्चा ये महल्लों में, गांव में अपना वो चलाएगा
तो जैसे 20 तारीख अनाउंस हो, 20 नहीं 15-17 से पहले भी 10 जैसे 5 तारीख होगी मानो अनाउंस, तो 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर किसके नाम? बीएसपी के नाम, बीएसपी के नाम 5 अक्टूबर बीएसपी के नाम। तो बीएसपी के लिए हमें हाँ डेट बीएसपी डे नहीं, बीएसपी के नाम ये पोलिंग का जो दिन है वो हमने बीएसपी के लिए रखना है। उसमें हमें और कुछ नहीं करना है, जो भी करना है बीएसपी के लिए ही, बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए करना है। तो इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हम हिस्टीरिया समाज में पैदा कर दें तो समाज में जोश भी रहेगा, क्योंकि जोश कम होने के कारण अपने आप ही कम वोट डाला और फिर वोट को बचाने का भी प्रबंध अफसर लोग चोरी नहीं कर पाएंगे, उनकी चोरी रोकी जा सकती है, गुंडा लोगों की गुंडागर्दी रोकी जा सकती है। तो इस तरह से ये तजर्बा तो हम इस मौके पर वैसे पहले मैंने ये किया था इटावा में। इटावा में एक सीट के ऊपर तजर्बा किया, जिस सीट में हमारा कभी डिपॉजिट भी नहीं बचा था, तो उस सीट को हमने जीता। इटावा हमारा कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था, कमज़ोर होते हुए भी हमने उसको जीता, ये तजर्बा करके। और इसमें दोनों तजर्बे किए थे। एक तो ये किया था कि इटावा में सबसे ज़्यादा वोट ब्राह्मण का है, दूसरे नंबर पर शेड्यूल कास्ट का है, तो तीसरे पर फिर ठाकुर है, तो चौथे नंबर पर ये है कशवाहा है। कशवाहा को ज़्यादा उधर ये साक्य बोलते हैं, चौथे पे साक्य हैं, चौथे पे साक्य है, पांचवें पे यादव है और फिर लोध है। तो बाकी वोट फिर वो कम होते जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण का वोट जो है वो 2 लाख से ज़्यादा है। ब्राह्मण और चमार दोनों लगभग बराबर 2,10,000 जैसे उधर वो लिखते थे कि 2,10,000 ब्राह्मण है, 2 लाख चमार है। तो अब 2,10,000 जो ब्राह्मण है वो अगर बीजेपी को चला जाता है तो मैं नहीं जीत सकता। तो मैंने ऐसा कोशिश किया, जैसे मैं आज बड़े पैमाने पर कर रहा हूँ, तो छोटे पैमाने पर उधर मैं कर चुका हूँ कि जो ब्राह्मण का वोट है वो ब्राह्मण कैंडिडेट को ही जाना चाहिए, जो कांग्रेस का था। ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के साथ जा चुका था उस वक्त तक। अगर बीजेपी के साथ चला जाता तो इसलिए हम लोगों ने तो उस आदमी की हर मीटिंग को हमने कामयाब बनाया। जो मेरे फॉलोअर्स थे तो मैंने उनको कहा कि भाई ये पंडित तिवारी था, पहले 2 बार वो एमपी रह चुका उधर से, तो पंडित तिवारी के लिए तो आप नारे लगाओ, और जो खासकर जिस एरिया में ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं, जो ये मेन रोड जाती है, मेन रोड और रेलवे लाइन, उसके बीच में उनकी बहुत पॉपुलेशन है, कि इनकी मीटिंग कोई फेल ना होने दो। मेरी मीटिंग के बारे में भूल जाओ, लेकिन पंडित तिवारी की हर मीटिंग कामयाब होनी चाहिए। और चमार लोग नारे लगाने चाहिए कि जीतेगा वे जीतेगा, पंडित तिवारी जीतेगा, तो उसको पंडित जी का हौसला बढ़ेगा। और पंडित भी जब चारों तरफ देखेंगे ये यार ये तो चमार तो हमारे साथ नहीं है, कांशी राम की मीटिंगों में तो हम हैं, इधर हमारे साथ ज़्यादा है, तो उनको लालच पड़ जाएगा कि भाई ये
हमारा पंडित भाई जीतेगा। और लेकिन जिस दिन मैंने पेपर फाइल किए उसके दूसरे दिन ही मैंने जो उधर का सबसे बड़ा ग्राउंड था वो बुक कर दिया था। 16 को वोटिंग था तो 14 को कैंपेन का आखिरी दिन था, तो 14 तारीख के लिए उसको मैंने बुक कर दिया। 14 तारीख के लिए बुक कर दिया था कि इसमें 14 तारीख को हमारा प्रोग्राम होगा बीएसपी का, क्योंकि 4 बजे प्रचार बंद हो गया तो 3 बजे तक हमारा प्रोग्राम था। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारा प्रोग्राम था और बिल्कुल ओवरफ्लो कर दिया था हम लोगों ने। मैक्सिमम भीड़ हमने खड़ी कर दी। उससे पहले उसी ग्राउंड में बीजेपी का प्रोग्राम हुआ, अटल बिहारी गए, धोनी गए, उसी में नरसिंह राव का हुआ था कांग्रेस का, उसी में ये चंद्रशेखर और देवीलाल का हुआ था जो मुलायम सिंह के सपोर्टर थे। तो उसी ग्राउंड में मैंने कहा कि देखो भाई इधर फैसला हो चुका है। इस ग्राउंड में आपने हर पार्टी का मीटिंग देखा है और बीएसपी के मुकाबले में किसी का इधर मीटिंग नहीं हुआ है, तो लोग जो है अभी वोटर जो है वो बीएसपी के साथ है। तो अब आप डटकर अपना एक एक वोट डालने की कोशिश करें। हम इधर चुनाव लड़ने आए हैं तो दल और बल के साथ आए हैं, आपको कोई इधर नुकसान नहीं पहुंचने दिया हमने, और बाद में भी हमारी जिम्मेवारी है, तो आप डट कर अपना वोट डालें। तो तब पंडित लोग घबराए कि भाई हमारा वोट जो है वो तो ये जो कांग्रेस के सपोर्ट में आते थे ये तो आज बीएसपी के लिए खड़े हैं, ये जमात तो हमें धोखा दे गए, जिनको हम हमेशा धोखा देते आए हैं आज ये हमें धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने भागना शुरू किया बीजेपी की तरफ, लेकिन भागते भागते वो आधे कांग्रेस में रह गए, आधे बीजेपी पे चले गए। तो इसलिए तो कांग्रेस को 74,000 वोट पड़ गए। वही जो मैं आपको बोलता हूँ कि बीजेपी के रास्ते का रोड़ा बनाना इसको ज़रूरी है। ये तजुर्बा मैं पहले कर चुका हूँ। और जो